हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। दोस्तों, उम्मीद होगा आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग जो है फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात करते हैं, जिसमें लौती लघुत्तरीय प्रश्न है जो शिक्षण अधिगम है। ठीक है। तो शिक्षण अधिगम के जो सिद्धांत है उसमें लघु अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें शामिल है प्रीवियस ईयर्स भी और कुछ नए प्रश्न हैं जो आने की संभावना है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, इसमें हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अगर पहली बार चैनल पे हैं तो। चलिए आज हम लोग बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न कहता है कि संप्रेषण की चार विशेषता हमें बताइए कौन कौन सी होती है। ये प्रीवियस ईयर 2023 का प्रश्न है। सबसे पहला, संप्रेषण जो होना चाहिए एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसका मतलब कि जब संप्रेषण किया जाता है तो किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही हम संप्रेषण की क्रिया करते हैं। या तो अपनी बातों को बताना होता है या तो हमें किसी दूसरे के विचारों को समझना होता है। दूसरा कह रहा है कि संप्रेषण पारस्परिक समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है, यानी एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करने का एक साधन है, एक प्रक्रिया है। संप्रेषण में विचार विमर्श एवं विचार विनिमय पर विशेष ध्यान दिया जाता है, यानी कि जो भी विचार होता है उसका हम लोग आदान प्रदान करते हैं तो उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान होता है। प्रभावशाली संप्रेषण में उत्तम जो होता है शिक्षण का आवश्यक पक्ष होता है, यानी कि जो भी हमें चीज़ें ध्यान में रखी जाती है वो उत्तम किस्म की होनी चाहिए, है ना, शिक्षण होना चाहिए। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। कह रहा है कि अनुदेशन का क्या आशय है। दोस्तों देखिए, ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है जो 1 मार्क्स का तो होता है, लेकिन शर्त ये कहता है कि इसमें ना 1 मार्क्स का तो होगा लेकिन आपको 2 से 3 लाइन में आपको लिखना पड़ेगा इसका आंसर, है ना? क्योंकि बहुविकल्पी में तो आप 1 नंबर का एक टिक कर देते हैं, लेकिन इस वाले प्रश्न में ना आपको 1 नंबर के लिए कुछ ना कुछ, यानी कि 2 या 4 शब्द या 2 या 3 लाइन में आपको लिखना पड़ता है। तो उम्मीद है आप तैयारी ऐसे हिसाब से करेंगे। तो चलिए, अनुदेशन शब्द का जो साधारण भाषा में अर्थ होता है सूचना देना या आज्ञा देना, ये इसका अर्थ होता है। आगे बात करते हैं प्रश्नीकरण कौशल में किन्हीं दो घटकों के नाम लिखिए। तो प्रश्नों की स्पष्टता पहला होनी चाहिए और प्रकरण में संबंध होना चाहिए, यानी कि जो भी चीजें होंगी उसमें आपस में संबंध होना चाहिए। एलन और रियान ने कितने शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया है। तो एलन और रियान ने 1969 द्वारा शिक्षण के 14 कौशलों का उल्लेख किया गया है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 6 की। शिक्षक केंद्रीय शिक्षण जो होते थे, यानी जो पुराने समय के जो भी शिक्षण क्रियाएं होती थी जिसमें शिक्षक को क्या माना जाता था, मुख्य केंद्र माना जाता था। तो उसके तो दोष लिखिए, क्या क्या दोष होते थे। तो शिक्षक सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता था। दूसरा दिया है कि शिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने तक ही सीमित रहता है। इसका मतलब ये होता है कि शिक्षक को बस क्या करना है, अपना सिलेबस क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है। सिलेबस कंप्लीट हो जाता था, छात्र को समझ में ज़्यादातर चीज़ें आई या नहीं है इसका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता था। लेकिन जो आज का शिक्षक है उसमें क्या किया जाता है कि बाल केंद्रित हो गया है, जिसमें बालक की आवश्यकता के अनुसार, उसके रुचि के अनुसार ही हमारा सिलेबस क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है या शिक्षण का क्रिया किया जाता है। टीएलएम का पूरा नाम क्या होता है। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं बहुत सारी चीज़ें, जिसमें अपने कुछ वेस्टेज चीज़ों का या कुछ अन्य चीज़ों का प्रयोग करके इसका टीएलएम प्रयोग बनाते हैं। शिक्षण की दो विशेषताएं क्या होती है। तो शिक्षण जो होना चाहिए सुनियोजित होना चाहिए, इसका मतलब वेल प्लान्ड होनी चाहिए पहले से। और शिक्षा जो होना चाहिए प्रजातंत्रीय, इसका मतलब जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं उस क्लास में या कहीं भी, इन सबके लिए क्या होना चाहिए, एक समान शिक्षा होनी चाहिए जिससे सारे बच्चे अच्छे से समझ सकें। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। कह रहा है डाइट का पूरा नाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछता है। तो डाइट का पूरा नाम होता है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये इंपॉर्टेंट है। अगला दिया है कि एनपीआरसी का मुख्य जो है वो क्या कहते हैं या प्रमुख को क्या कहते हैं। तो एनपीआरसी का जो पूरा नाम होता है न्याय पंचायत संशोधन केंद्र, ये भी 2023 का ही प्रश्न है जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। तो प्रीवियस ईयर्स को भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे आपको रिपीट करते हुए दिखेंगे। एनपीआरसी का प्रमुख जो होता है उसको क्या कहते हैं। तो प्रमुख जो हम लोग कहते हैं उनको कहते हैं संकुल प्रभारी कहते हैं। ठीक है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष जो होते हैं वो ग्राम प्रधान होते हैं। किसी भी गांव के जो ग्राम प्रधान होंगे वो ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष होंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की। कह रहा है कि ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है। तो जो उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक होंगे वही क्या कहलाएंगे, वहाँ के सचिव कहलाएंगे।
राज्य शिक्षा संस्थान हमारा जो है वो कहाँ पे है? तो राज्य शिक्षा संस्थान जो है हमारा प्रयागराज, यानी कि जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। 15 कह रहा है कि राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ पे है? तो राज्य विज्ञान एक शिक्षा संस्थान जो है प्रयागराज में, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पे है? तो राज्य हिंदी संस्थान जो है वो वाराणसी में है, यानी कि वाराणसी में, सॉरी वाराणसी में। आगे बात करते हैं शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो बालक क्या किन क्रियाओं से संबंध होता है? तो बालक के ज्ञान से संबंध होता है या बोध या अधिग्रहण से संबंधित होता है। शिक्षण की किन्हीं 4 नवीन विधाओं को बताइए। तो पहला होता है शिक्षण जो होना चाहिए बाल केंद्रित होना चाहिए, उपचारात्मक होना चाहिए, दक्षता आधारित होना चाहिए और सहगामी शिक्षण होना चाहिए। ये हमारा जो है 4 इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। तो कह रहा है कि व्यक्तिगत संप्रेषण के 2 लाभ बताइए। तो व्यक्तिगत संप्रेषण के 2 लाभ, पहला होना चाहिए ज्ञान प्राप्ति, दूसरा होना चाहिए उचित भाषा एवं उचित उच्चारण में, यानी कि जब हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। अज्ञान ज्ञात से अज्ञात की ओर जब हम जाते हैं तो शिक्षण सूत्र ये लागू होता है। तो उसका क्या अर्थ होता है? तो ये अर्थ होता है मनोवैज्ञानिक तथ्य पर जो आधारित है। इसका मतलब जो चीज़ पहले से ज्ञात है ना, उसी को आधार मान के हम क्या करते हैं, अपनी शिक्षा को कंटिन्यू करते हैं ताकि बालक उस चीज़ों को समझ सके। निरीक्षण विधि में सहायक शिक्षण का क्या महत्व होता है? तो यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसका प्रयोग छात्रों में ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है निरीक्षण विधि से, है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 का। तो अन्वेषण विधि क्या कहलाता है? तो अन्वेषण विधि से आशय जो है उस प्रविधि से है जिसमें बालक को स्वयं करने का अवसर मिलता है, यानी कि जब बालक किसी काम को स्वयं करके सीखता है तो ये अन्वेषण विधि के अंतर्गत आता है। मॉन्टेसरी पद्धति क्या है? तो देखिए मॉन्टेसरी पद्धति में बालकों की कई वस्तुओं को देने की बात कही है, जिससे बालक खेल खेल में अनेक बातें सीख लेता है। माननीय मारिया मॉन्टेसरी जो विधि है उसमें क्या कहता है, बच्चों को खेलने पर ध्यान दिया जाता है। बेसिक शिक्षा पद्धति से आप क्या समझते हैं? तो बेसिक शिक्षा पद्धति गांधी जी की देन है, जिन्होंने बुनियादी शिक्षा का नाम दिया था। इस पद्धति में खेल के माध्यम से हस्तलिखित शिक्षा को बढ़ावा देकर शिक्षा को जीविकोपार्जन से जोड़ने का कौशल बच्चों में विकसित करना, ये महात्मा गांधी जी का उद्देश्य था। अगली बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। क्या है कि सहगामी शिक्षण से क्या समझते हैं? तो जिस शिक्षण प्रक्रिया में छात्र का सहयोग प्राप्त करके उसे अनुभव प्राप्त कराया जाता है कि इस शिक्षण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण अंग है, इसी को हम लोग कहते हैं सहभागी शिक्षण कहलाता है। बहुउद्देशीय शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं? तो ऐसे शिक्षण सामग्री जो विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति करती हो बहुउद्देशीय सामग्री कहलाती है। जैसे ग्राफ हो गया, मानचित्र हो गया, चार्ट पेपर हो गया आदि। कक्षा में अनेक प्रकार के छात्रों को रंग भरने, कला भरने एवं आकार आदि का ज्ञान होता है। कह रहा है कि उत्तम शिक्षण अधिगम की खुद विशेषताएं बताइए। तो पहला, बिना लागत से जो भी प्राप्त होती हो या विषयवार जो पाठ्य के अनुरूप सामग्री बनाई जाती है, ये उत्तम शिक्षण अधिगम का विशेषता होता है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। कह रहा है कि आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो आंग्ल शिक्षण भाषा प्रयागराज यानी पूर्व नाम जो इलाहाबाद है उसमें स्थित है। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है? तो जो शैक्षिक रूप से पिछड़े हो चुके हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र से पिछड़े हो चुके हैं, इनके लिए ये क्या है, उपयोगी होता है। आगे हम लोग बात करते हैं कि जो शिक्षण सूत्र है वो क्या कहलाता है। तो शिक्षण सूत्र की बात करते हैं तो उसमें कह रहा है कि शिक्षण सूत्र वह है जिसमें शिक्षक छात्रों को प्रभावी ढंग से अस्थायी ज्ञान प्रदान करता है। रेमंड के अनुसार कह रहा है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार की सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। पुनर्बलन क्या है? तो पुनर्बलन का अर्थ होता है पुनः बल देना। पुनर्बलन के द्वारा छात्रों को अच्छा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन की से बच्चों को मानसिक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। पुनर्बलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। कह रहा है एक तरफा यानी वन वे से क्या संप्रेषण है? यानी एक तरफा संप्रेषण में व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है। यह प्रभावशाली संप्रेषण नहीं है। मतलब एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा देता है लेकिन उधर से क्या होता है, रिसीव नहीं हो पाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं एक तरफा यानी वन वे संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण किसे कहते हैं? तो प्रभावी संप्रेषण में एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है तथा दूसरा व्यक्ति उसे समझ लेता है
तथा उसी अनुसार जिसका जवाब देता है उसे हम लोग संप्रेषण दो तरफा भी कहते हैं और उसी को हम लोग प्रभावी संप्रेषण भी कहते हैं। आगे कह रहा है अपूर्ण संप्रेषण या प्रभावी संप्रेषण में अंतर क्या होता है। तो जो अपूर्ण संप्रेषण होता है वो एक तरफा होता है, जबकि प्रभावशाली जो होता है वो दोनों तरफा होता है। इसका मतलब जिधर से अगर किसी से प्रश्न किया जाए तो उधर से जब जवाब आता है तो हम लोग उसको दो तरफा मानते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं 35 नंबर की। कह रहा है कि संप्रेषण संबंधी बाधाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहला है कि शिक्षक का उच्चारण स्पष्ट न होना, बच्चों में रुचि का न होना, शिक्षक का हाव भाव स्पष्ट न होना, ये हमें संप्रेषण की बाधाएं हैं। आगे कहता है कि इस उद्यान में बालक पौधे, पाठशाला, बगीचा और शिक्षक माली होता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कहा गया था फ्रेडरिक फ्रॉबेल के द्वारा कहा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है जब हम किसी कथन को किसी वैज्ञानिक के द्वारा या मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिखाया जाता है तो ये प्रश्न पूछता है। आगे बात करते हैं कि भाषा शिक्षण के मुख्य दक्षताएं कौन कौन सी हैं। तो उत्तर कह रहा है कि भाषा शिक्षक की पहला है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सारी चीजें शामिल हैं। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 की। कह रहा है कि शिक्षण से क्या तात्पर्य है अथवा शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए शिक्षण का जो संक्षेप में अर्थ होता है ज्ञान का प्राप्त करना, यानी ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि शिक्षक जो होता है शिक्षण द्वारा छात्रों को ज्ञान प्राप्त करता है, जिससे छात्र का सर्वांगीण क्या होता है विकास होता है, यानी कि मानसिक, शारीरिक, संवेदनात्मक सारे विकास जो होते हैं वो होता है। शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें तीन चीजें शामिल होते हैं। एक तो शिक्षक शामिल होता है, दूसरा शिक्षार्थी जो पढ़ने वाला और पाठ्यक्रम यानी कि जिस वस्तु को पढ़ाया जाता है। यह कथन किसका है। तो ज्ञान किसी देश के सुख व समृद्धि का आधार होता है। तो यह कथन जॉर्ज वाशिंगटन जी का है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 41 पे। कह रहा है उदाहरण प्रविधि के द्वारा विशेष उपयोगिता बताइए। तो उदाहरण से पाठ्यक्रम स्पष्ट, बोधगम्य तथा रोचक बन जाती है, यानी कि जब हम किसी चीज़ों को उदाहरण देकर समझाते हैं तो बच्चों के लिए रुचिकर बन जाती है। उदाहरण का प्रयोग विषय सामग्री को स्पष्टता करना तथा नया ज्ञान देना भी होता है। उपयोग में टीएलएम द्वारा कक्षा शिक्षण कार्य को प्रभावशाली एवं रोचक बनाया जा सकता है। आगे बात करते हैं 42 पे। कह रहा है सीखने में जब समय का समाधान अचानक आ जाता है वह सिद्धांत कौन से सिद्धांत कहलाता है। इसको हम लोग कहते हैं सूझ का सिद्धांत, यानी कि जब हम सीखते हैं तो इसमें अचानक से उसका समाधान आ जाए तो हम लोग कहते हैं सूझ का सिद्धांत। अगला कह रहा है पीटीए या एटीए का पूरा नाम क्या होता है। तो पीटीए का होता है पेरेंट टीचिंग एसोसिएशन, यानी अभिभावक अध्यापक संघ। एटीए का होता है मदर टीचर एसोसिएशन, यानी मात्र अध्यापक संघ। ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करिए। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 की तरफ। टीएलएम के लिए कौन सी धनराशि यानी कितनी धनराशि देय होती है। तो 500 रुपये जो होती है टीएलएम के लिए आती है। बीआरसी का पूरा नाम क्या होता है। तो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर होता है इसका पूरा नाम, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। अगला कह रहा है प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी होती है। तो प्रयोग प्रदर्शन जो होता है वो विज्ञान के लिए, यानी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी चीज का तो सबसे ज्यादा ये प्रभावी होता है, वो भी होता है साइंस के लिए यानी विज्ञान के लिए। बाल केंद्र शिक्षण का क्या अर्थ होता है। तो बाल केंद्र शिक्षण वह शिक्षा है जिसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षण का कार्य किया जाता है। बालक केंद्र शिक्षण या शिक्षण की नवीन विधा है जो आज प्रेजेंट एज में चल रही है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 की। कह रहा शिक्षण प्रविधि के अंतर्गत डाल्टन योजना को प्रतिपादित किसने किया था। तो डाल्टन योजना को प्रतिपादन किए थे हेलन पार्कहर्स्ट, इनका नाम है, याद रखिए है। आगे बढ़ते हैं कि किस शिक्षण पद्धति में प्रथम बार बच्चों को लिखकर सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया गया था। तो वो था मॉन्टेसरी पद्धति में लिखकर सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया गया था, इसको भी याद रखना है। आगे बात करते हैं 50 नंबर। कह रहा है कि बहु कक्षा शिक्षण क्या होती है। तो जब शिक्षण कार्य कई कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर किया जाता है तो ऐसे शिक्षण जो होती है बहु कक्षा शिक्षण कहलाता है। यह शिक्षण की नई विधा है, इसमें मतलब बड़े या छोटे जैसे कई क्लासों को मिलाकर हम क्या करते हैं शिक्षा प्रदान करते हैं। प्ले वे पुस्तक के लेखक कौन है। तो हेनरी कॉल्डवेक कुक हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 52 की। कह रहा है कि बीडी भाटिया के अनुसार प्रेरणा का सिद्धांत क्या है। तो प्रेरणा बालक में रुचि पैदा करती है। जब वह एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है अथवा करता है।
वह उसमें ध्यानमग्न होकर कोई कार्य करता है। इस प्रकार का सीखने का कार्य आसान हो जाता है, चाहे वो आगे कठिन हो। उसी को हम लोग कहते हैं प्रेरणा का सिद्धांत। अपेक्षित अधिगम प्रतिफल क्या है? तो न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत निर्धारित दक्षता की संप्राप्ति ही अपेक्षित अधिगम प्रतिफल कहलाता है। यानी कि जितना निर्धारित किया गया उस चीज को क्या करना, प्राप्त कर लेना। इन्हीं 4 शिक्षण सूत्रों का नाम बताइए। तो पहला है सरल से जटिल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और पूर्ण से अंश की ओर। ये 4 हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट शिक्षण सूत्र हैं। ये भी हमारे क्या लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 55 की तरफ। कह रहे कहानी सुनाते समय शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले तो कहानी सुनाते समय शिक्षक का संप्रेषण जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, उच्चारण भी स्पष्ट होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल व छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। ये नहीं कहानी बच्चे 2-3 के और कहानी हम कुछ और सुना रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। आगे बात करते हैं 56 की। कह रहा है राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ है? तो राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ में स्थित है। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है? तो राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में स्थित है। सीमैट कहाँ है? तो सीमैट जो होता है प्रयागराज यानी पूर्व इलाहाबाद में स्थित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 59। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो ये भी प्रयागराज में है, जो आपका नाम पहले इलाहाबाद था। एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? तो राज्य शैक्षिक एससीईआरटी है ये, सॉरी एनसीईआरटी नहीं, एससीईआरटी है। यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये एससीईआरटी है, एससीईआरटी, ये है पर एससीईआरटी का फुल फॉर्म। फिर एनसीईआरटी क्या मतलब, एनसीईआरटी तो नेशनल यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, इन दोनों को भी याद करना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष हुआ है? तो ये वर्ष हुआ था 1981 वर्ष में हुआ था। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 63 की। कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण के चरण जो होते हैं, स्टेप के नाम बताइए। तो पहला योजना होनी चाहिए, पाठन होना चाहिए, पुनर्भरण होना चाहिए, पुनर्शिक्षण होना चाहिए, पुनर्योजना होना चाहिए और पुनर्भरण बैक होना चाहिए। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है गतिविधि से आप क्या समझते हैं? तो गतिविधि वह रुचिकर ढंग है जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है। गतिविधि द्वारा किया गया ज्ञान अस्थायी होता है। आगे बात करते हैं शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षण कौशल वह आधार है जिससे अध्यापक शिक्षण कार्य प्रभावी तथा रोचक ढंग से संपादित करता है। गेज के अनुसार शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपने कक्षा में करता है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 66 की। कह रहा है कि 4 प्रशिक्षण जो प्रविधियां हैं, तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर विधि, गतिविधि प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि और विवरण प्रविधि, ये 4 जो है वो प्रविधियां हमें याद रखना है। आगे बात करते हैं 67 का। कह रहा है कि संप्रेषण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो पहला एक प्रेषक होना चाहिए, यानी कि एक सेंडर होना चाहिए। दूसरा एक हमारे पास मैसेज होना चाहिए। तीसरा हमारे पास एक रिसीवर होना चाहिए। यानी ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, प्रेषक, संदेह और ग्राही, तब जाकर हम कह सकते हैं कि संप्रेषण कंप्लीट होगा। शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत की अभिप्राय क्या है? तो प्रेषण द्वारा बालक में अभिरुचि पैदा करना, जिसके फलस्वरूप बालक ध्यानमग्न होकर पढ़ता है। अभिप्रेरणा बालक के ध्यान शक्ति को बढ़ा देती है। बात करते हैं प्रशिक्षण से क्या अभिप्राय है? तो प्रशिक्षण का अर्थ है अपने किसी दूसरे को ऐसी शिक्षा देना या कौशल विकसित करना जिससे किसी विशेष कार्य में प्रवीणता आ जाए। इसका मतलब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी काम के लिए तैयार कर सकते हैं, किसी काम में उसको शिक्षित कर सकते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट होगा। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 70 की। कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षण की 2 विशेषताएं बताइए। तो पहला होना चाहिए कि मनोवैज्ञानिक शिक्षण, यह शिक्षण पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक होता है। बाल प्रधान शिक्षण, इस शिक्षण की प्रमुख विशेषता बालक की प्रधानता होती है। खेल पर आधारित जब हम शिक्षण की बात करते हैं तो खेल विधि जो होता है प्लेवे मेथड, और दूसरा होता है किंडरगार्टन विधि। ये हमारा 2 विधियां क्या है, खेल के अंतर्गत आती हैं। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पर्यटन विधि का प्रयोग किन विषय के शिक्षण में लाभप्रद हुआ था? तो इसका इतिहास में, पर्यावरण अध्ययन में, भूगोल विज्ञान आदि में भी इसका लाभप्रद होता है। यानी कि जब कोई बालक को हम किसी जगह पर ले जाते हैं घूमने के लिए, तो उससे जो चीज़ें सीखता है तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इतिहास, पर्यावरण अध्ययन और भूगोल विज्ञान। ये सारी चीज़ें होती हैं उसके लिए लाभप्रद होती है। शिक्षण कौशल की परिभाषा दीजिए। तो शिक्षण कौशल
को दूसरे शिक्षण कौशल से समायोजन या प्रयोग को समन्वय ही कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 74 की। कह रहा है कि श्यामपट्ट कौशल के किन्हीं दो घटकों के नाम लिखिए। तो अक्षर की स्पष्टता होनी चाहिए, अक्षरों के बीच में समुचित स्थान होना चाहिए, दो शब्दों के बीच समुचित स्थान होना चाहिए, अक्षरों का आकार कक्षा के अंत में बैठे छात्र के लिए उपयुक्त हो। इसका मतलब अगर यहाँ पे बोर्ड पे कुछ लिखा जाए तो लास्ट में बैठा बालक भी क्या करना चाहिए, इसको समझ में आना चाहिए। आगे बात करते हैं स्पष्टीकरण युक्ति से आप क्या समझते हैं। स्पष्टीकरण भी एक प्रकार का वर्णन ही है। स्पष्टीकरण के द्वारा शिक्षार्थियों का या शिक्षक के विचार स्पष्ट किए जाते हैं। यह एक कला है, यह कला विचारों को स्पष्ट करती है। स्पष्टीकरण का उद्देश्य विचारों का इस प्रकार स्पष्ट करना कि बालक उस ज्ञान को आसानी से ग्रहण कर ले जिस विषय के बारे में छात्र बहुत कम जानते हैं। ठीक है, पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, शाब्दिक होता है, अशाब्दिक यानी कि धनात्मक होता है, ऋणात्मक भी होता है, और ये दोनों प्रकार के दो रूप होते हैं। तो शाब्दिक भी होता है यानी शब्द के द्वारा भी हम कर सकते हैं या किसी अन्य तरीके से हम उसको पुनर्बलन की प्रक्रिया कर सकते हैं। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 77 की। कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित कीजिए। तो एलन के अनुसार जो होता है, कह रहे हैं कि सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण प्रक्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है जिसे थोड़े छात्रों वाली कक्षा के सामने अल्प समय के संपन्न किया जाता है। कह रहा विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी ये शिक्षण विधि कौन सी है। तो उसके लिए जो है आपका अनुसंधान विधि या प्रयोग विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा बालक करके सीखता है, यानी चीज़ों को करके उसको सीखता है। अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं, ये भी 19, 22, 23 में पूछा गया है। ये 22 में पूछा गया। सारे जो है इस बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपका यहाँ पे दिख रहा है ना। तो चलिए बात करते हैं कि इस शब्द की संरचना में 3 शब्द हैं। एक तो अपेक्षित है, अधिगम स्तर है। तो अपेक्षित का तात्पर्य है ज्ञात करना, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और स्तर का आशय होता है उपलब्धि के स्तरों से लाया जाता है। संप्रेषण की परिभाषा दीजिए। तो संप्रेषण दो व्यक्तियों के मध्य बातचीत का माध्यम होता है, यानी दो व्यक्तियों के मध्य भावों, विचारों तथा अन्य तथ्यों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 81 की। कह रहा है कि शिक्षण के किन्हीं दो सूत्रों को लिखिए। तो पहला हो गया सरल से जटिल की ओर, दूसरा हो गया ज्ञान से अज्ञान की ओर, और पूर्ण से अंश की ओर भी हम लोग तीसरा शामिल कर लेते हैं। बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण का स्पष्ट कीजिए। तो बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण में ऐसे शिक्षण जिसमें 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के बालकों को एक साथ व्यक्तिगत रुचियों और आवश्यकता के अनुसार रखकर शिक्षा दी जाती है। शिक्षण को परिभाषित कीजिए। तो B.F. स्किनर के अनुसार क्या कह रहा है कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। 84 कह रहा है कि किन्हीं दो शिक्षण संस्थान सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है क्रियाशीलता का करके सिद्धांत। इस सिद्धांत में सीखने के लिए छात्र को क्रियाशील होना अति आवश्यक है। रुचि के सिद्धांत, यानी इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण कार्य करते समय शिक्षक को छात्रों के रुचि को हम सबसे पहले पता लगाना चाहिए कि बालक जो है वो किस तरह की रुचि रखता है। प्रभावी संप्रेषण के 2 तरीके बताइए। तो शिक्षक के उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होने चाहिए। पाठ की तैयारी शिक्षक को पूर्व से ही कर लेनी चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 86 की। सूत्रों के होने वाले 2 लाभ बताइए शिक्षण सूत्रों से। तो पहला है शिक्षण जो होता है मनोवैज्ञानिक होता है, और शिक्षण जो होता है वो प्रभावी होता है। कह रहा है प्रकृति के अनुसार सूत्र से आप क्या समझते हैं। तो इस शिक्षण के अनुसार प्रकृति के माध्यम से वो बनाकर बालकों को शिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रश्नोत्तर प्रविधि के 2 लाभ बताइए। तो पहला है कि विद्यार्थी प्रश्न पूछता भी है और प्रश्नों के उत्तर भी देता है। इसमें उसमें विश्वास की भावना जगती है तथा साथ ही उसके संकोच करने की प्रवृत्ति जो होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। छात्रों में रुचि व जिज्ञासा बनी रहती है, जिससे वह सरलता से ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। अगला कह रहा है प्रश्न नंबर 89 कह रहा है कि खेल शिक्षण में खेल प्रवृत्ति का महत्व बताइए। तो खेल प्रवृत्ति के जन्मदाता यूरोप के प्रसिद्ध शास्त्री कॉल्डवेल कुक हैं। इनका मत है कि खेल प्रवृत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। जो बालक खेल द्वारा ज्ञान अर्जित करता है वह अधिक सुदृढ़ होता है, जिसे बालक के साथ किसी दबाव के सहज ही शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षा अंतर बताइए। तो बाल केंद्रित शिक्षण में बालक को केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है, जबकि शिक्षण केंद्रित में शिक्षा को क्या किया जाता है, यानी शिक्षक को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 91 की तरफ। कर निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण के अंतर स्पष्ट कीजिए। तो निदानात्मक शिक्षण में छात्रों की समस्याओं का निदान किया जाता है,
छात्रों की असफलता की जानकारी प्राप्त करना निदान कहलाता है। अब जब छात्र की असफलता का जांच करके उसका निवारण के लिए हम लोग जो भी काम उठाते हैं, जो भी कदम उठाते हैं, वो हमारा होता है उपचारात्मक शिक्षण। 92 कह रहा है कि एक अच्छी प्रस्तावना के दो गुण लिखिए। तो पहला, प्रकरण को छात्र के पूर्व से जोड़ना चाहिए, प्रकरण को छात्र द्वारा ही निकलवाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांठन्य निवारण किस विषय पाठ्य योजना का घटक है, जो क्यों किया जाता है? तो यह पाठ्य योजना का घटक है किसके लिए? साहित्य के। यह छात्रों की बोधगम्यता को बताने के लिए ही किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री रख रखाव क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो पहले सबसे पहला है कि अच्छी वस्तु का उपयोग करना चाहिए, उचित स्थान होना चाहिए, कीड़ों से बचाना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, पृथक कक्ष होना चाहिए, मरम्मत होनी चाहिए, आच्छादन और प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। जो भी हमें शिक्षण सामग्री जो होती है उसका प्रयोग ऐसे करना चाहिए, इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। आगे आ रहा है गणित कीटक के किन्हीं दो उपकरणों के नाम बताइए। तो स्केल हो गया या चांदा हो गया। आगे बात करते हैं कि शिक्षण के दो उद्देश्य बताइए। पहला, मानसिक क्षमता का विकास, क्रियाशीलता का विकास। 97 कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है? तो उपचारात्मक में हम क्या करते हैं? छात्रों के शिक्षा संबंधी त्रुटियों को दूर किया जाता है, उनकी कमजोरियों का पता लगाकर उसे सिखाते हैं, उसके बाधक तत्वों को दूर कर देते हैं। अगला कह रहा है कि शिक्षण अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं? ऐसा सामग्री जिसका प्रयोग हम शिक्षण में ले करते हैं, ज्ञानेंद्रियों को केंद्रित करने के लिए किया जाता है, यानी शिक्षण में उसका प्रयोग किया जाता है। कहानी कथन प्रविधि का क्या उद्देश्य है? तो कहानी कथन एक प्रविधि है जिसका उपयोग छात्रों की शक्ति यानी कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए किया जाता है। विवरण प्रविधि किसे कहते हैं? विवरण शिक्षण या सूचना देना एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। विवरण की कला प्रत्येक शिक्षक के जन्मजात पाई जाती है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 101 की। कह रहा है शिक्षण में रुचि का सिद्धांत से क्या आशय है? तो जब जहाँ पे देखा जाता है कि छात्रों को आकर्षक और आनंददायक कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा देना, ये होता है रुचि का सिद्धांत। संप्रेषण कितने तरह के होते हैं? तो एक शाब्दिक हो गया, मौखिक। शाब्दिक में दो हो गए, मौखिक हो गया और लिखित हो गया। अशाब्द में हो गया वाची संप्रेषण हो गया, मुद्रा या चक्षु संप्रेषण हो गया, या स्पर्श संप्रेषण हो गया। शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि प्रविधि का क्या महत्व है? तो प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होता है छात्र को नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए सक्रिय होता है तथा उनकी विचार करने चिंतन करने की शक्ति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। गतिविधि आधारित शिक्षण की दो उपयोगिता लिखी है। तो पहला है कि शिक्षण जो होता है रोचक हो जाता है, छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न हो जाती है। अंश से पूर्ण की ओर हम बात करते हैं, पूर्ण से अंश की ओर बात करते हैं। इसमें पहले पूर्ण जो ज्ञान होता है उसके बाद उसे एक एक अंश का विश्लेषण किया जाता है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 106 की। कह रहा है कि प्रश्न सरल व स्पष्ट होने चाहिए। प्रश्न जो होना चाहिए प्रेरणा उत्पन्न करने वाले होने चाहिए। पुनर्बलन क्या होता है? तो पुनर्बलन जो होता है आनंदवादी सिद्धांत का आधारित है। यह अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। इसके प्रयोग में शिक्षक की पारंगत होना चाहिए। यह छात्र की अभिप्रेरणा और क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। शिक्षण में कार्यशीलता के सिद्धांत का क्या उपयोग होते हैं? तो कार्यशीलता से छात्र को पढ़ने की रुचि जागृत की जाती है। विज्ञान शिक्षण में प्रयोग विधि का क्या महत्व है? जब बालक किसी चीज को खुद से करके सीखता है तो बहुत जल्दी सीखता है और प्लस साथ में अस्थाई उसकी मेमोरी जो होती है वो अस्थाई हो जाती है। व्याख्यान देते समय क्या रखना चाहिए? तो पहला तो एक उदाहरण या दृष्टांत का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जो भी हम बात को किसी चीज को उदाहरण में समझाएं तो हमें उदाहरण को ध्यान रखना चाहिए। वाक्यों की क्रमबद्धता रखनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 111। कह रहा शिक्षण में प्रेरणा का सिद्धांत का क्या आशय है? तो प्रेरणा का सिद्धांत ये होता है कि जब हम छात्रों की सिखाने के लिए जब रुचि उत्पन्न करते हैं, जब छात्र शिक्षण रुचि नहीं लेता है तो उसे हम कोई ना कोई ऐसा काम कराते हैं या कोई ऐसी विधि अपनवाते हैं जिससे वो क्या करे उसमें रुचि लेने लगे। उसमें जन्मजात रुचियाँ मदद लेना आवश्यक है। रुचि उत्पन्न होने पर उसकी ज्ञान ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है। 112 कह रहा है कि मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का क्या आशय है? तो मूर्त से अमूर्त जो शिक्षण है इस तत्व पे बल देता है कि सर्वप्रथम बच्चों को मूर्त यानी स्थूल वस्तुओं का ज्ञान कराना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु ऐसी है जो सामने हमें दिखाई दे रही है, वो हो गई मूर्त, है ना। तत्परता उसे अमूर्त तत्व यानी कि जो हमें नहीं दिखाई दे रही उन चीज़ों के बारे में हमें बताना चाहिए। पहचान करना समझना सरल होता है, अमूर्त वस्तु दिखाई नहीं देती है इसलिए उसको समझना कठिन होता है। तो जो चीज़ें हमारे सामने होती है इसी के माध्यम से हमें बालकों को शिक्षा देना चाहिए। निदानात्मक परीक्षण कहते हैं, ये बहुत बार प्रश्न आ रहा है तो इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। निदानात्मक और उपचारात्मक।
कह रहा है कि निदानात्मक परीक्षण से तात्पर्य किसी रोग का निदान करना। जिस प्रकार चिकित्सक अपने रोगी का निदान करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक भी अपने छात्रों की समस्याओं का उपचार करता है, उसकी विषयगत समस्या तथा अधिगम सामग्री संबंधी त्रुटियों का निदान करता है। आगे बात करते हैं बहुस्तरीय शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है। तो शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलना या विद्यार्थियों में अनुशासन बनाए रखना, शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना, छात्रों में समय के सदुपयोग की आदत डालना, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। खेल पर आधारित दो शिक्षण पद्धति किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी विधि। शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि क्या होना है, तो शिक्षण मूल्यांकन हेतु, नवीन ज्ञान के संबंधीकरण हेतु, जिज्ञासा हेतु, पाठ विस्तार हेतु, रुचि एवं एकाग्रता बनाए रखने हेतु इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। आगे बात करते हैं कि मनोवैज्ञानिक और निर्देशन विभाग कहाँ है। तो ये हमारा इलाहाबाद में है, जो पहले अब पूरा प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। शिक्षण की आगमन विधि से आपका क्या अभिप्राय है। तो शिक्षण में आगमन प्रविधि छात्र विशिष्ट सामान्य की ओर अग्रसर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस प्रविधि का अधिकांश प्रयोग व्याकरण शिक्षण में किया जाता है। 119 कह रहा है कि दक्षिण अधिगम शिक्षण विधि का सोपान बताइए। तो पहला है कि पूर्व तैयारी, उद्देश्य निर्धारण सामग्री, व्यवस्था करना, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करना, नियम निर्णय का समन्वयकरण, सूचीकरण, अभ्यास, फिर अभ्यास कार्य के मध्य दी गई त्रुटियों का शुद्धिकरण करना और प्रयोग करना, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। रुचिपूर्ण शिक्षण क्या होता है। तो यह शिक्षकों का शिक्षक हेतु द्वारा बनाया गया कार्यक्रम है। इसमें शिक्षक छात्रों की रुचियों के अनुसार अस्थायी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षण क्रिया को प्रभाव स्वरूप देते हैं। आगे बात करते हैं 121 में। तो रुचिपूर्ण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो रटने पहला है कि रटने की अपेक्षा सीखने पर बल देना, सीखने को आनंददायी बनाना, बालक की व्यक्तिगत या व्यक्तित्व पर विकास करना, हरास एवं अवरोध को रोकना। सहगामी शिक्षण के दो सिद्ध बताइए। कह रहा है कक्षा के नीरस वातावरण को दूर करना, उसे आनंददायक बनाना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षण की क्रियाशीलता सिद्धांत कहता है, तो इसमें कह रहा है कि छात्र को स्वयं से किसी भी क्रिया को करके सीखने देना चाहिए, जिससे वह चीजों को जल्दी समझ सके। जो छात्र पूर्व ज्ञान रखते हैं, उसी का आधार मानकर नवीन जानकारी अर्थात उसे पढ़ाई की वस्तु उनके पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य होता है। पुनर्बलन कौशल से अभिप्राय है कि छात्रों को शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए प्रेरित करने पर बल देना होता है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 के 126 कह रहा है शिक्षण में कोई एक परिभाषा लिखिए। तो शिक्षा का जो एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक देश के शासन प्रणाली, समाज दर्शन, सामाजिक परिस्थितियां, मूल्यों एवं संस्कृति का प्रभाव पड़ता है। जिस देश में जैसी शासन प्रणाली या सामाजिक तथा औद्योगिक परिस्थितियां होंगी, उसी प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया होगी। गतिविधि आधारित शिक्षण किसे कहते हैं। तो गतिविधि से तात्पर्य उस समस्त क्रियाओं से है जिसकी सहायता से बच्चे विषय वस्तु पर ध्यानपूर्वक कार्य कर रहे हो और साथ ही उनको करके सीखते हैं। दोस्तों ये रहा आपका पूरा आपका प्रश्न, पूरे जितने हैं 127। फिर आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक लाइक कीजिए, हमारे चैनल की शेयर करिए, ताकि जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपको देखने को मिले, जो प्रीवियस ईयर हो या आने की संभावना हो। तो आप इसमें 50 में से कम 45 प्लस यानी कि 47-48 आप स्कोर कर सकें। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।